हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स। देखिए, ये टॉपिक्स आप सभी, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, सभी को काम आएंगे। क्लास 11th के हों, 12th के हों, या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। बेसिक मैथ्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ, तो आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपका पूरा बेस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स को हम इसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स को हम केवल ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसके हायर स्टडीज़ को भी देखना पड़ेगा और मैं उनका फिर डिटेल में अलग से वीडियो में बनाते जाऊंगा। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलता जाऊंगा ताकि आपको बहुत ही ये सहजता से समझ में आए, आसानी से समझ में आ जाए। सो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी जो है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे दूंगा, अगर भूल जाऊं तो जरूर याद दिलाइएगा। सो सेट थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट, सबसेट, और सेट्स के जितने भी टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, और कुछ उसमें बेसिक ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, तो इन सभी बातों के लिए इन सभी टॉपिक्स का वीडियो बना हुआ है। वो आपकी बहुत मदद करेंगे, उनको समझने में आपको बहुत आसानी भी होगी, और उसके बाद फिर ये आप लिख सकते हैं। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी सेट्स में जो ऑपरेशंस लगते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, क्या होता है, ये सभी हम अभी समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम इस तरीके से हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, और डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, यानी एक पेयर बनेगा जिसमें आप लिखेंगे एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट ये जो ए है वो इस सेट से लिया गया है, पहले सेट से लिया गया है, और ये जो स्मॉल बी नाम का एलिमेंट है वो बी से लिया गया है। इस तरीके से प्रोडक्ट करने का मतलब, देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अर्थ ये नहीं कि आप ए का एलिमेंट ले और बी का एलिमेंट ले और दोनों को गुणा कर दें, ऐसा नहीं है। आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ ये क्या है। ऑर्डर्ड नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, एक ऐसा पेयर जो एक निश्चित ऑर्डर के अनुसार जमाया गया हो। ऑर्डर्ड यानी क्रमित, और पेयर यानी युग्म। तो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। क्रमित यानी कि किसी निश्चित नियम या किसी निश्चित बात को लेकर अगर दो वस्तुओं का या दो अंकों का या दो एलिमेंट्स का अगर पेयर बनाया गया है, तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, जिसमें हर एलिमेंट का जगह यानी हर एलिमेंट का स्थान निश्चित होगा। उसको जहां रखा जाना चाहिए वो वहीं रखा जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि सर, दो एलिमेंट्स का अगर आपको ऑर्डर पेयर बनाना है सर, तो आप ए और बी बना लो, बी और ए भी बना सकते हो, लेकिन इन दोनों में फिर फर्क हो जाएगा। ये कुछ अलग नियम से बनाया गया होगा और ये फिर कुछ अलग नियम है, ये दोनों सेम नहीं है। दो ही लोगों तक का तो करेक्शन है, ए और बी यहाँ भी है, तो फिर दोनों को सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रम का जिसमें महत्व रहेगा। ए पहले और बी बाद में है तो वो एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, और बी पहले ए बाद में तो वो एक अलग ही ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस लौटते हैं। ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन होता है। जल्दी से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ए इज इक्वल टू है 1 2, बी इज इक्वल टू है 3 4 5। ठीक है, तो बताइए ए क्रॉस बी कैसे तैयार होगा। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ए का एलिमेंट लेकर के बी के एलिमेंट के साथ पूरे ऑर्डर पेयर तैयार करने हैं, मतलब ए के सारे और बी के सारे को लेना है आपको। मैं एक काम करता हूँ, पहले एक एक एलिमेंट को फिक्स करके बी के सारे के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर तैयार करता हूँ। ए का 3 के साथ लूंगा 1 3, मतलब 1 का 3 के साथ लूंगा तो 1 3, 1 का 4 के साथ लूंगा तो 1 4, फिर 1 5। ठीक है, अब 2 को लेके तैयार करो, 2 3 2 4 2 5, 2 3 2 4 2 5। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कैसे हुआ, क्योंकि ए में एलिमेंट की संख्या 2 थी, बी में एलिमेंट की संख्या 3 थी, तो 3 गुणित 2 करोगे आप तो 6 बनेगा। इनमें एलिमेंट की संख्या और उनमें एलिमेंट की संख्या का गुणा जितना आएगा
उतने ही इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है। सोचो अगर मैं बी क्रॉस ए बनाता तो क्या मुझे यही पेयर प्राप्त होते? जी नहीं, उस समय मुझे बी के एलिमेंट्स, देखो बी क्रॉस ए लिखा है मतलब बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का एलिमेंट बाद में आएगा। तो इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनते? 3 को पहले लेंगे, 3 का इसके साथ बनाएंगे, 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2, 5 1 5 2, है ना, 4 1 4 2 5 1 5 2। देखा जाए तो इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इससे जस्ट अपोजिट है, आप देख रहे हैं। सो ऑर्डर पेयर का फर्क होता है हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर कभी नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अक्सर नहीं होते हैं, कुछ विशिष्ट स्थितियों में बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखा हूँ ए क्रॉस, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सारे पेयर्स हैं, यहाँ 1 3 मिला है, यहाँ 3 1 मिला है, मतलब ये पूरे पेयर्स उसके अपोजिट है। और हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल तब बोलेंगे जब जो पेयर वहां दिखे और वही पेयर यहाँ भी दिखे, तब आप इक्वल बोलोगे। जैसे मान लीजिए ए में है 1 2 और बी में है 2 1, मान लो, तब क्या होगा बताओ तो? बोला ए क्रॉस बी 1 2 1 1 2 2 2 1, ठीक है, 1 2 1 1 2 2 2 1। और बी क्रॉस ए तैयार करोगे ना तो भी आपको वही मिलेगा, 2 1 2 2 1 1 1 2, यही मिलेगा। तो उस समय ये दोनों बराबर हो गए, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो गया। अब देखो, जैसे हमारे पास 2 से ज़्यादा सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे तैयार करेंगे? तो कुछ नहीं है, जब 2 सेट हैं आपके पास तो आप एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं और जोड़ी बन जाती है दोनों की, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, पेयर यानी जोड़ी। अगर आपके पास मान लीजिए 3 सेट हैं और आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, यही कहानी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। अब मैं उसको आपको समझा रहा हूँ जल्दी से, कैसे डिफाइन करते हैं इसको। आज बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ ना, इसलिए ये ठीक से मिट नहीं रहा है, लेकिन ये अब जल्द ही मिटने लगेगा। चलिए ध्यान से देखिए, 3 सेट का अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना हो सर, तो क्या कीजिएगा सर? एक एलिमेंट लीजिएगा यहाँ से, एक लीजिएगा यहाँ से, एक लीजिएगा यहाँ से, ठीक, सच दैट हम उसको बता देते कौन कौन कहाँ कहाँ से लेंगे। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। उसको आप ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, इसको ऑर्डर्ड 3 टपल बोलोगे, ऑर्डर्ड 3 टपल, ठीक है, ORDERD, ऑर्डर्ड 3 टपल, मतलब 3 का गुच्छा, 3 का, है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स है इसमें। सो 4 का भी डिफाइन कर सकते हैं, 5 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जितने मन चाहे उतने डिफाइन कर सकते हैं आप। और n सेट्स का भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3, ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ सेट्स है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? तो हम लिख सकते हैं सर, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ से लेना पड़ेगा, एक एक करके आप लेते जाइए, A1 A2 A3 AN आप लेते जाइए, है ना। पहला A1 से लिया गया, A2 से लिया गया, A3 से लिया गया। आप उन सभी बातों को यहाँ लिख दीजिए, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे वैसे आप लिख देना, A1 से लिया गया, ऐसे करके चलते जाएगा। ये बोलो कि सर इतना लंबा लिखा है, इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, AI लिख दो आप, ये कैपिटल पाई सिंबल है इन सब के कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करने का। और I 1 2 3 से कहाँ तक गया? N तक, तो I = 1 to I = N लिख दो और ये AI लिख दो।
तो इतनी लंबी बात को शॉर्टकट लिखने का ये तरीका है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स हो गया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें कुछ गहरी गहरी बातें छिपी हुई हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं। अब देखिए, जैसे इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। ये सारी बेसिक बातें हैं, इन वीडियोस को आप रोज रिवाइज भी किया करें, इन सभी टॉपिक्स को आप रोज रिवाइज करें ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आर स्क्वायर है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो आर क्रॉस आर, आर और आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। ठीक, तो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई करके, इसका ऑर्डर पेयर रहेगा। वैसे ही आप बोल देना एक्स लिया गया पहले वाले आर से, अब इसमें आर आर पहला और दूसरा अगर तो दोनों तो आर है, तो एक्स ये वाले आर से लिया गया और वाई ये वाले आर से लिया गया, ऐसा आप बोल सकते हो ताकि हमारी डेफिनेशन बार बार मन में हमको उसको हम रिपीट करते रहें। तो ये y बिलोंग्स टू r, अलग अलग लिख लो या उसको आप एक साथ भी लिख सकते थे, x y बिलोंग्स टू r, बिकॉज दोनों तो r ही हैं। ठीक, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जियोमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, तो आप देखेंगे कि देखो केवल एक सिंगल आर्क रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल लाइन, रियल लाइन वास्तविक रेखा। एक्स अक्ष अगर इकलौता एक्स अक्ष है तो हम उसको वास्तविक रेखा बोल देते हैं, और अगर आर क्रॉस आर है तो इसमें दो एक्सिस का इस्तेमाल हुआ, दो दो रियल लाइन बनेगी, आड़ी एक खड़ी, आड़ी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, फिर खड़ी को क्या बोलेंगे आप, वाई एक्सिस बोलेंगे। तो अनंत दोनों हैं, ये भी अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये भी अनंत, माइनस अनंत यानी इन्फिनिटिव, तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव ये भी रहेगा। तो दो एक्सिस बन गए, दो एक्सिस यानी कि एक प्लेन तैयार हो गया हमारा, और उस प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय समतल, कार्तीय समतल यानी कार्टेशियन प्लेन उस प्लेन का नाम है। तो आर स्क्वायर क्या डिनोट करता है, आपको समझ में आ गया, आर स्क्वायर जो है कार्टेशियन प्लेन को डिनोट करता है और उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, और ये एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दे रहा है वो उस प्लेन में पॉइंट्स को डिनोट करता है। आप खुद सोचो ना, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ये वाली दूरी मान लो x है, ये वाली दूरी मान लो y है यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी x है, तो ये y दूरी और ये x दूरी, तो ये पॉइंट बन गया एक्स वाई। आप जानते हैं ऐसे 2 इधर है, 3 उधर है, तो 2 3, 2 इधर है, और 2 और -3 को कैसे डिनोट करते हैं बताइए, 2 -3 को कैसे डिनोट करते हैं, तो एक्स एक्सिस में 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में -3 कदम, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये -1 -2 -3, इधर इधर 2 उधर -3 ऐसे करके, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2 -3। तो इस तरीके से यानी कि आर स्क्वायर किनका कलेक्शन होता है, उस प्लेन पर सारे बिंदुओं, सारे के सारे बिंदुओं का कलेक्शन आर स्क्वायर है। सोचो जरा मैं आर क्यूब को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो आर अगर ये क्यूब होगा सर तो इधर एक और बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एक एक कदम आगे बढ़ जाएगा, और फिर जैसे इसमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है फिर उसमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ये प्लेन हो गया, प्लेन समतल, ये देखो आप, और एक ऊपर जो जा रहा है उसको जेड एक्सिस बोल दो, या इसको एक्स और वाई इसको जेड बोल सकते हो। कुल मिला के 3 विमाएं, 3 डायमेंशंस रहनी चाहिए, और 3 डायमेंशन से मिलकर के आपका 2 डायमेंशन से मिलकर के प्लेन जैसे तैयार होता था, 3 डायमेंशन से मिलकर के स्पेस तैयार होगा, उस स्पेस का नाम होगा कार्टेशियन स्पेस। ठीक है, तो आर क्यूब जो है वो कार्टेशियन स्पेस को डिनोट करता है, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टपल के फॉर्म में होंगे, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, वो 3 टपल के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखो आप आर क्यूब को ऐसे लिख सकते हो बहुत आसानी से, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर आर तीनों सेम है तो ऐसे एक साथ लिख देते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्लियर, चलिए, तो ये छोटी मोटी बातें हो गई, बहुत गहरी बातें हैं लेकिन ये काफ़ी इजी है, लेकिन बेसिक है, आप इनको अच्छे से
धारण कीजिए, अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशंस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। चलिए, मिटाने में थोड़ा समय लगता है। कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, देखिए रिलेशन ये जो वर्ड है वो हम अपने जीवन में तो काफ़ी बार सुने ही होंगे, और हमारे दैनिक जीवन में जो रिलेशन शब्द से हमारा तात्पर्य ठीक जैसा होता है वैसे ही अब हम गणित में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं सोहन मोहन का भाई है, तो यहाँ पे एक रिश्ता हुआ, एक रिलेशन हुआ भाई होने का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं राम लवकुश के पिता हैं, तो यहाँ पे जो पिता वाला एक रिलेशन हुआ, जो पिता और पुत्र के बीच का जो रिलेशन है वो ये हुआ। तो ऐसे ही मैथ्स में भी रिलेशन थे। जैसे हमें बोल दिया कि 9 और 3 के बीच का क्या रिलेशन है, तो 9 और 3 के बीच का क्या रिलेशन है, तो 9 कौन है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि √2 और 2 के बीच का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे √2 2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 1.414। और 2 के बीच का क्या रिलेशन है, तो ये 1.4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो गणित में भी संख्याओं के बीच, अवयवों के बीच, आकृतियों के बीच और भी बहुत सारे तरीके से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में भी। सो हम उन्हीं रिलेशंस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आ जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी। अब रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उस रिलेशन का नाम है आर। ठीक है, अब ये आर जो है ए और बी में, देखो रिश्ता या रिलेशन होने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो दो चीज़ें हैं ए और बी, और दोनों को जोड़ने वाला, दोनों के बीच एक पुल बनाने वाला, एक रिलेशन बनाने वाला जो कॉज है, कारक है, वो है आर। आर रिलेशन है। अब डिफाइन कैसे किया जाए सर, वो इसको सरल रूप में अगर हम इसको समझना चाहें तो वो देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए, पहले मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं लेता हूँ 1 2 3, सॉरी डबल डबल हो गया ये ऐसे, ए 1 2 3, और बी लेता हूँ मैं 2 3 6। इस तरीके से मैंने ले लिया। अब मैं एक रोज बी तैयार करना चाहता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको। तैयार कीजिए आप, बताइए 1 2 1 3 1 6 2 2 2 3 2 6 3 2 3 3, और ये हो जाएगा 3 6। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ऑर्डर पर लिखते समय स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, और सेट्स के लिए हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब मैं रिलेशन आर जो डिफाइन कर रहा हूँ वो डिफाइन कर रहा हूँ इज लेस देन। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। हिंदी में हम इसको बोलेंगे छोटा है। अब और ये रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए और बी के बीच, किसके द्वारा, छोटा है के द्वारा। तो
आप रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन करेंगे सर? याद रखिएगा, रिलेशन आर में आप ए क्रॉस बी के ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को उठाएंगे, सबको नहीं उठाने, केवल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को उठाना है जो इस कथन की, इस स्टेटमेंट की पुष्टि करते हो, इस स्टेटमेंट को सही साबित करते हो, इसको फॉलो करते हो। तो आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को देखो जिसमें ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा हो। इसको देखो, ए का एलिमेंट 1, बी का कितना दिख रहा है 2, क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। इसका मतलब रिलेशन आर में, रिलेशन आर का जब सेट बनाओगे तो आप उसमें उसको जगह देना, यानी उसको शामिल करना, 1 2 शामिल करोगे। 1 3 शामिल करने लायक है? हाँ है, क्योंकि 1 3 से छोटा है, 1 6 है, शामिल करने लायक है। इसमें 2 2 शामिल करने लायक है कि नहीं? 2 2 से छोटा नहीं है, वो इक्वल है। 2 3 से छोटा है, शामिल करोगे आप इसको। उसके बाद कौन लिखा? 2 6 शामिल करना पड़ेगा। 3 2 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से बड़ा हो गया, ये शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा, ये होगा। 3 6 आएगा इसके बाद। इसका मतलब क्या है सर? डेफिनेशन क्या है सर? अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दो सेट के बीच का रिलेशन, अगर आप सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये रिलेशन ए क्रॉस बी के केवल उन ऑर्डर्ड पेयर को अपने पास रखेगा जो रिलेशन आर में आपने जो स्टेटमेंट डिफाइन किया है, रिलेशन आर को जिस तरीके से आपने बयां किया है, उस बात का जो समर्थन करेंगे, उस बात की जो पुष्टि करेंगे, उस बात से जो सहमत होंगे और उस बात को जो लागू करेंगे, केवल उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को आप लेकर के रिलेशन के सेट में शामिल करेंगे। आसानी से बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? तो डिफाइन कैसे करेंगे? ए से बी में रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? एक ऐसा कलेक्शन होता है, ए क्रॉस बी के उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जो उस बात की पुष्टि करता है जिनसे आप आर नाम के स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो रिलेशन आर है सर, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी में तो सारे के सारे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनने थे सब बन गए, उनके कुछ छटनी करोगे आप। छटनी किस बात से छटनी? जो इसको फॉलो करेंगे। आप ये बोलोगे सर छोटा है क्यों डिफाइन किया? मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे हजारों करोड़ों अरबों अनगिनत तरीके से आप रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। आप बड़ा है कर दीजिए, स्क्वायर है कर दीजिए, स्क्वायर रूट है कर दीजिए, उसको डिवाइड करता है मतलब गणित में तो संभावना अनंत है भाई, तो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आर की हमेशा एक खासियत होती है कि वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ये रिलेशन की जो है प्रारंभिक अवधारणा थी। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको डेफिनेशंस की मदद से समझाने का प्रयत्न किया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं और कुछ टाइप्स भी हम इसके देखते हैं, ठीक है? तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रिलेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि रिलेशन में ए क्रॉस बी के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो उस कथन की पुष्टि करते हैं जिस कथन के द्वारा आपने आर को बयां किया है, डिफाइन किया है। अब एक बात देखिए, जब आप रिलेशन आर डिफाइन कर चुके होंगे, बना चुके होंगे, तो उसमें जो पहला पहला एलिमेंट है उसका कलेक्शन कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन वाला जो सेट होगा, ए क्रॉस बी नहीं, अब रिलेशन वाले सेट में प्रथम प्रथम निर्देशांकों का समुच्चय। तो प्रथम प्रथम निर्देशांक में यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, तो एक 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 दो दो तीन दिख रहे हैं, उनका कलेक्शन। जो रिपीट है उसको हम बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे, यानी कि कुल मिला के यहाँ हमको दिख रहा है 1 2 3, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई सेट तैयार करते हैं तो सेट की परिभाषा में ये शामिल है कि सेट में एलिमेंट्स के रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। एलिमेंट्स एक बार लिखो, उसी एलिमेंट को 50 बार लिखो, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए 1 1 1 को जरूरी नहीं है आप 3 बार लिखो और 2 2 2 है तो 2 बार लिखो, ऐसा नहीं है। सेट में आप एक बार लिखते हैं, ज्यादा बार भी आ रहा हो तो एक बार लिखा जाता है। तो ये डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज ऑफ रिलेशन। तो या रेंज, या इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, है ना? डोमेन हो गया, सॉरी रेंज।
है ना। तो रेंज किसको बोलते हैं? रेंज जो है इसके दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट्स, दूसरे दूसरे यानी बाद बाद वाले। तो कौन कौन आएगा रेंज? रेंज ऑफ रिलेशन में कौन कौन आएगा बताओ? ये 2 3 6, इसके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये ऐसा रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। तो डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए ये आर में अगर कंफ्यूजन होगा कि सर ये रिलेशन वाला है रेंज वाला है, तो दोनों आर है, इससे बचने के लिए आप यहाँ पे स्मॉल आर का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे भी स्मॉल डी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंबल से तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए और डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ आगे की बातें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। या इसको आप इनवर्स रिलेशन भी शॉर्टकट में कह सकते हैं। किसी भी संबंध का प्रतिलोम। बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट है और आपने इनमें रिलेशन डिफाइन किया आर, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी से ए में जो रिलेशन होगा वो होगा आर इनवर्स। ठीक आर अगर ए से बी में एक रिलेशन है तो बी से ए में उसी रिलेशन का जो इनवर्स रहेगा, बी से ए में जो डिफाइंड होगा उसी को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन। यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सर बहुत आसान है ये, किसी भी आर में जो जो पेयर्स हैं, जैसे जो भी पेयर्स हैं, तो आर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे आप? आर इनवर्स में उस आर के जो पेयर्स रहेंगे उनका अपोजिट शामिल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर करके। देखिए ये आर इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यानी आर में अगर आर के जो पेयर्स अगर एक्स वाई मैं इनको नाम दे दूं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। सो आप आर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे? आर इनवर्स कंटेन्स द ordered pairs in which coordinates of ordered pair is inverse of coordinates of ordered pairs of R। यानी कि R इनवर्स का ऑर्डर पेयर का जो क्रम है वो R के ऑर्डर पेयर के क्रम का उल्टा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 1 4 9 और मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ A से B में इज स्क्वायर ऑफ, वर्ग है करके, वर्ग स्क्वायर यानी वर्ग। सो आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कौन है? 4 है, 9 3 का स्क्वायर है। इसको मैं फिलहाल देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हूँ ना, तो ये स्क्वायर रूट करना ज़्यादा अच्छे से होगा, अच्छा होगा स्क्वायर रूट। तो आप देखो ना 1 रिलेट्स टू 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 है, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप लिख सकते हो 2 रिलेट्स टू 4। क्यों? देखो आप बोलोगे सर आप यहाँ स्क्वायर लिखे थे, स्क्वायर रूट क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने क्या है ए में 1 2 3 लिख दिया है और बी में 1 4 9 लिखा है, तो ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट है, जब बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर है, तो 2 रिलेट्स टू 4, या उसको आप लिख सकते हैं 2 4 बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 4 का स्क्वायर रूट है, ऐसे 3 रिलेट्स टू 9 क्योंकि 3 9 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं कोई इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन डिफाइन करना हो तो मैं आर इन्वर्स करूंगा और ये जो इस स्क्वायर रूट ऑफ लिखा है उसको मैं कर दूंगा इज स्क्वायर ऑफ।
मतलब आप देख पा रहे हैं इन्वर्स रिलेशन जस्ट उस बात का, जो बात आपने आर में लिखी है उसका ठीक उल्टा हो जाता है वहां पे। अब इसी बात को आप पलट दीजिए, इसमें आप क्या कहेंगे बताइए भला। वन इनवर्स रिलेट्स टू वन, इनवर्स रिलेशन है, क्या इसको आप बोल दीजिए वन वन बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ऐसे ही 4 2 हो जाएगा, 4 2 बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा। ऐसे 9 3 हो जाएगा, 9 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से सोचिए, समझिए, चिंतन मनन कीजिए। मैं 1 मिनट में आता हूँ, हमारे पानी का मोटर बहुत बह रहा है, जल्दी से आता हूँ पानी बंद करके। आसानी से कि देखिए इन्वर्स रिलेशन अगर डिफाइन करना हो तो जैसे 2 4 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेट्स विद 2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 2 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। वैसे यहाँ पे 9 3 का हो जाएगा, यानी कि आर में जो बात लिखी गई है उसका ठीक उल्टा आर इनवर्स कहता है, और जो पेयर आर में हैं उनके ठीक अपोजिट पेयर किस में होंगे, आर इनवर्स में होंगे। चलिए हम आगे की बातें देखते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत काम आएंगे, सब में काम आएंगे। बेसिक अलजेब्रा है, क्लास 11 12 की बेसिक्स है यही, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो सेट्स की हमने मदद ली थी, दो सेट्स का इस्तेमाल किया था। इसको हम लोग बाइनरी रिलेशन को द्विचर संबंध भी कहते हैं, द्विआधारित संबंध भी कहते हैं। और अभी हमारे पास केवल एक सेट है, मान लो ए, ठीक है, ए एक सेट है, और ए सेट के ही किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई रिलेशन आर है, डिफाइंड है, तो हम उस आर को कहेंगे कि आर इज अ बाइनरी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ही। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सरल भाषा में इसे समझना चाहें तो ये है, किसी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक। तो ये बाइनरी रिलेशन हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, हम उसको समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो चलिए अब टाइप्स शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अब बोलोगे सर किसी एक सेट के दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन बाइनरी रिलेशन कहलाता है, जैसा कि आपने डेफिनेशन में हमने बताया। सो पहले जो हमने कहा था कि ए क्रॉस बी, यानी दो सेट लेते थे, पहले अपन ए और बी लेते थे और उसके ऑर्डर्ड पेयर तैयार करते थे, फिर उसका सबसेट होता था आर, तो हम उसको रिलेशन कहते थे। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है ए का एक एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो ए में आपके पास 1 2 3, और तो फिर से ए को मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 2 3 उसी को लिख देता हूँ, वही है, दो बार लिखा हूँ, चीज वही है। क्यों दो बार लिखा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब आर जो होगा सर, पहले यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग सेट रहते थे, अब उसी सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर तैयार करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी, ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करके आर उसका सबसेट बन जाएगा। पहले यहाँ आपको बी दिखाई देता था, याद करो, ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे ए क्रॉस ए दिख रहा है, यानी ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे और रिलेशन आर ए का एक एलिमेंट के बीच रिलेशन तैयार होगा, इसलिए वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। इसके कुछ प्रकार हैं। अब प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रकार है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, जिसको हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, यानी स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास जो गुण होता है, इसके इसी गुण को हम बोलते हैं
रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता। अब ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसका सुनो। किसी भी सेट, मान लो कोई सेट ए है और उसका कोई एलिमेंट है एक्स नाम का और रिलेशन आर डिफाइन किया है आपने, तो याद रखना मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। यदि किसी समुच्चय, यदि किसी समुच्चय यानी यदि किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी रिलेशन आर द्वारा खुद से यानी स्वयं से संबंधित हो तो हम उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि कोई सेट है मान लो आपके पास, और सेट का हर एक एलिमेंट, जो रिलेशन आपने डिफाइन किया हुआ है आर, अगर उस रिलेशन आर के द्वारा, उस रिलेशन आर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस बात की अगर पुष्टि करे और खुद के द्वारा, हर हर एलिमेंट खुद से ही रिलेशन रखे, खुद से ही रिलेट करे, और ये बात हर एलिमेंट के लिए लागू होनी चाहिए कि हर ए में, जैसे मान लो ए में मान लो 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 एलिमेंट खुद से रिलेट करें, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिविटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसके 3600 मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप सोचो ना, मान लीजिए कोई, ये क्या है आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई किसी भी सेट में मान लो मैं लेता हूँ, तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ इज इक्वल्स टू, सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इसमें मैं क्या रिलेशन डिफाइन किया, इज इक्वल्स टू। तो ये क्या इज इक्वल टू जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है? जरूर है। क्यों? क्योंकि भैया हर एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है ना। क्या एक्स खुद के इक्वल नहीं है? क्या 5 5 के इक्वल नहीं है? तो इज इक्वल्स टू वाला रिलेशन तो स्वतुल्य होगा ही होगा, बिकॉज एक्स रिलेट्स टू एक्स, और ये एक्स आर का कोई भी एलिमेंट, तो हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये बात सच है कि वो खुद से रिलेट करेगा, जहां आर कौन है, इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू आपको आप इस आर के जगह रख के देखो और उसको पढ़ो, एक्स इज इक्वल्स टू आर, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक्स के इक्वल है, जो कि सच है, हर कोई खुद के इक्वल तो होता ही होता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव निश्चित तौर पे बन गया। आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बहुत आसान है ये। इज इक्वल्स टू के बजाय आप डिवाइड्स करके डिफाइन करो। डिवाइड्स यानी कि विभाजित करता है ना, डिवाइड्स विभाजित करता है, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं डिवाइड करता है या विभाजित करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य है? जरूर है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई आर का कोई एलिमेंट खुद को विभाजित करता है? हाँ, कोई और दूसरे को विभाजित करे ना करे, खुद को तो हर कोई विभाजित करता है। 555 को डिवाइड कर देगा तो आंसर 1 आएगा। हर कोई खुद को डिवाइड करके आंसर 1 लाता है। तो x रिलेट्स टू x और नॉट? यस। आप इसको ऐसे भी देखो, इसको पढ़ते कैसे, x रिलेट्स टू x, x रिलेट्स टू सेल्फ, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r। ध्यान रहे ये r जो है वो रिलेशन वाला है, ये r, इसलिए मैं इसको थोड़ा इससे अलग बनाया हूँ, डार्क बनाया हूँ थोड़ा सा, ताकि ये वाला r कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स वाला r है, ये r रिलेशन वाला है। तो डिवाइड्स वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोई संख्या किसी और को डिवाइड करे ना करे, वो खुद को तो डिवाइड करती है। और ये बात किसी एक के लिए नहीं, हर एक के लिए, हर एक संख्या के लिए लागू होती है। आर के सारे एलिमेंट्स के लिए ये बात सच है। हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से हम गणितीय रूप में इसको लिखेंगे, x relates to x, or we can say that x belongs to r for all x belongs to r। और एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो, देख सकते हो, दे सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो हमको। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ एक, मान लीजिए कि एक सेट है और ये सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेरे इंग्लिश पे मत जाना, बहुत वीक है मेरा इंग्लिश। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाओं का समुच्चय किसी भी समतल में, ठीक है, इन अ प्लेन, किसी समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है।
और मैं रिलेशन आर यहाँ डिफाइन करता हूँ इज पैरेलल टू यानी समांतर है के द्वारा। तो कोई रेखा यानी कोई लाइन किसी और लाइन के पैरेलल हो ना हो, आप उसको उस लाइन के खुद के पैरेलल तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे ये वही बात है कि इक्वल टू वाली बात, तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल आप कही जा सकती है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे बोल सकते हैं? तो देखो, आप दो लाइनें कब एक दूसरे के पैरेलल कही जाती हैं? यदि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो। ठीक है, तो 0 डिग्री तो किसी लाइन का खुद से एंगल 0 डिग्री हो सकता है भी, तो इसलिए किसी लाइन को खुद से आप पैरेलल बोल सकते हो। तो लाइंस के सेट में ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, चौथा एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एस कोई सेट है, सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, मान लीजिए फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्यों का समुच्चय है, और मैं इसमें रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं इज ब्रदर ऑफ। रिलेशन कैसा है? इज ब्रदर ऑफ। तो प्रश्न ये पूछता हूं मैं आपसे, क्या ये इज ब्रदर ऑफ यानी भाई है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो मन में पूछिए, क्या कोई व्यक्ति खुद का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई होने के लिए कोई एक और भाई या बहन होगी तभी तो वो भाई होगा ना। तो ये भाई कोई खुद का हो नहीं सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्स और एक अपन समझ सकते हैं। मान लो पांचवा एग्जांपल है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3, और ये सेट है ए आपका 1 2 3। अब आप गौर से देखिए, क्या ये आर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इस सेट में, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या है कि किसी सेट में आप जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो शर्त यह है सर कि ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए, यानी 1 1 से रिलेट करना चाहिए, यानी 1 1 का पेयर आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। 2 2 का पेयर दिखना चाहिए, दिख रहा है, 2 2 से संबंधित है। 3 3 का पेयर दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 3 से संबंधित है। तो निश्चित तौर पे ये रिलेशन ए पे रिफ्लेक्सिव है। इन ये मतलब 1 1 2 2 और 3 3 के अलावा बाकी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए इतना ही जरूरी है कि ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कौन सी बात सच होनी चाहिए कि सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ पेयर बनता हुआ दिखे। एक भी मान लो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 नहीं दिख रहा है, या 1 1 3 3 दिख रहा है, 2 2 नहीं दिख रहा है, तो भी आप फिर आप उस आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहोगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जरूरी क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स में खुद का खुद से पेयर तैयार होना जरूरी है, एक जन भी इस बात से वंचित नहीं होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बाकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बहुत दिए हैं, देखो डिवाइड्स वाला, पैरेलल वाला, समझ में आ गया होगा आपको। आप बुक्स इसको और अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सभी आपको 11 12 की बुक में भी मिलेंगे। फिलहाल मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक रखा हुआ हूँ, उसमें यूनिट 3 में स्टार्टिंग में ये सब दिया हुआ है, पेज नंबर 200 201 में। हिंदी मीडियम की बुक मेरे पास है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में दिए रहते हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। चलो लो, तो बताओ, अगर मैं यही इसी को डिफाइन करता इज लेस देन के द्वारा, कोई रिलेशन है, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, मान लो एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में रिलेशन आर डिफाइंड है इज लेस देन, तो क्या ये रिलेशन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में रिफ्लेक्सिव होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? लेस देन, कोई संख्या खुद से छोटी हो सकती है क्या? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है खुद से रिलेट करना चाहिए, तो कोई संख्या खुद से छोटी हो नहीं सकती, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई संख्या खुद से छोटी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आगे, और एग्जांपल्स देखते हैं, सॉरी और टाइप्स देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन।
इसको लिखे रहने दो क्योंकि मुझे और इसमें एग्जांपल दूसरा आता है आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसका क्या कंसेप्ट है सर, ध्यान से समझेंगे। इसका कंसेप्ट यह है कि किसी भी सेट ए में कोई रिलेशन आर सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब कभी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो तब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन आर द्वारा संबंधित है तो दूसरा वाला भी पहले वाले से उसी रिलेशन आर द्वारा संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये पलट गया, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन वाला कंसेप्ट फिलहाल अपने माइंड में मत लाइए। ये स्पेशल डेफिनेशन है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाएगा अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन आर द्वारा संबंधित है तो दूसरा वाला पहले वाले से भी उसी रिलेशन आर द्वारा संबंधित होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ए है, वही वाला चलो लेते हैं अपन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन और आर रिलेशन डिफाइन किया इस पैरेलल टू, पैरेलल टू मतलब समांतर है। तो आप बताइए मेरे को, अगर कोई लाइन एक्स है, लाइन का नाम है तो एल दे देता हूं मैं, कोई लाइन मान लो एल है और वो पैरेलल है लाइन एम के, ये देखिए, तो क्या एल अगर एम के पैरेलल दिख रहा है तो क्या एम एल के पैरेलल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ऑफ कोर्स। तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं एम पैरेलल टू एल, है ना। तो ये जो पैरेलल वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है वो निश्चित तौर पे सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल होती है तो दूसरी भी पहले के पैरेलल होती है। इसी को अगर मैं पलट दूं, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये सेम रहने दूं और इस पैरेलल टू के बजाय मैं इस परपेंडिकुलर टू रख दूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। ठीक है, लंबवत यानी कि एक लाइन दूसरी की लाइन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन एल दूसरी लाइन एम। तो क्या आपको एल रिलेट्स टू आर दिख रहा है, सॉरी एल रिलेट्स टू एम दिख रहा है, तो क्या एम रिलेट्स टू एल नहीं दिख रहा है। एल अगर एम के परपेंडिकुलर है तो क्या एम एल के परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है, दिख रही है, जरूर दिख रही है। तो परपेंडिकुलर वाला जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं। मान लो एस है सेट ऑफ ट्राइंगल्स और एक और रिलेशन आर जो डिफाइन कर रहा हूं मैं इज सिमिलर टू, सिमिलर टू यानी कि समरूप है के द्वारा। तो ए अगर बी के समरूप है, इसको ऐसे लिखेंगे, ए ट्राइंगल अगर बी के समरूप है तो क्या बी ए के समरूप नहीं होगा, होगा। देख लो, समरूपता का शर्त आपको पता होगा। ठीक है, ए अगर बी के समरूप है तो बी भी ए के क्या होगा, समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। तो ये वाला रिलेशन भी आपका यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। अगर हम इसको फैमिली मेंबर्स के बीच ये वाला देखें तो क्या होगा बताओ भला, फैमिली मेंबर्स के बीच का अगर इसमें रिलेशन देखें, जैसे मान लीजिए ए है सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, और आर में रिलेशन डिफाइन करता हूं इज ब्रदर ऑफ। अब मेरे को बताइए कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, यानी अगर मान लो x ब्रदर है मान लो किसका, y का, तो क्या निश्चित है, ये गारंटी है कि y भी x का ब्रदर होगा। तो जवाब है नहीं, y x की बहन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि भाइयों के ही भाई होते हैं, बहन के भी भाई होते हैं। इसका मतलब अब बोलोगे सर मान लो y अगर लड़का हुआ तो वो तो x का ब्रदर हो सकता है ना, तो ये कभी कभी ये बात सच हो सकती है, लेकिन हमको केवल तभी इसको हम स्वीकार करेंगे जब ये बात हर परिस्थिति में सत्य हो। x अगर y का भाई है तो क्या हर हाल में, हर गारंटी में y भी x का भाई होगा, ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि y x की सिस्टर यानी कि बहन भी हो सकती है। सो ये वाला जो रिलेशन है सर, इज ब्रदर ऑफ, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो चलिए मैं एक और रिलेशन आपको बता रहा हूँ। सेट है मान लो आपके पास 1 2 3, वही वाला सेट है, और ये इस एग्जाम्पल को देखो, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक है, तो जवाब है
हाँ, 1 2 दिख रहा है तो 2 1 भी दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, 1 1 का उल्टा वापस 1 1 वो खुद दिख रहा है, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा। मतलब ना, मैं जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 और ए है 1 2 3। अब इस रिलेशन को देखो, इसके पास कौन कौन सी खासियत है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है और सिमेट्रिक है कि नहीं, आप चेक करके बताइए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या शर्त है, कोई एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। ए का हर एलिमेंट ना 1 1 से रिलेशन रखता है, ठीक है, 2 2 से रिलेशन रखता है, ठीक है, 3 का पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं रहा। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक की शर्त केवल इतनी है कि आर में आपको जो भी पेयर दिखाई दे रहे हैं ना, उसके अपोजिट भी आर में दिखाई देने चाहिए। 1 2 तो 2 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चेक करो, दिख रहा है, देखो यहाँ पे। 3 2 तो 2 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। 1 1 तो 1 1 का उल्टा वापस 1 1 वो खुद दिख रहा है वहाँ पे, उसको और देखने की जरूरत नहीं है, वो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है और वो खुद है। 2 2 का उल्टा खुद दिख रहा है, इसका मतलब आर में जो भी पेयर हमको दिख रहे हैं उसके अपोजिट यानी उसके उल्टे भी आर में हमको दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आर सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कैसे पहचान करते हैं, आपको समझ में आ गया। इस टाइप के एग्जाम्पल में कैसे पहचान करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा जो टाइप आता है वो इसका होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक। ठीक है, तो हम उसको भी समझते हैं। सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। ठीक, अब सुनो, इसका कंसेप्ट है कि सर मान लीजिए कोई सेट ए है और उसमें रिलेशन डिफाइंड है आर, तो आर ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, ए में कब कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, जब कभी ए के एलिमेंट्स मान लो, 3 एलिमेंट्स मान लो एक्स वाई जेड, एक्स रिलेट करता हो वाई से, वाई रिलेट करता हो जेड से, तो निश्चित तौर पे एक्स रिलेट करना चाहिए जेड से। एक्स रिलेट्स टू वाई, वाई रिलेट्स टू जेड, तो निश्चित तौर पे एक्स रिलेट्स टू जेड होना चाहिए। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो गारंटी के साथ एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये इसको निर्देशित करना चाहिए। अगर ऐसी बात लागू हो रही है तो वो आर ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देखो, चलो ये स्ट्रेट लाइन वाले में देखते हैं। मान लो 3 लाइनें हैं मेरे पास, एल एम एन, तो और रिलेशन यही है पैरेलल टू, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो गारंटी के साथ होगा। क्यों, आप देखो ना, एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो क्या एल पैरेलल एन के नहीं हो सकता क्या, आप देखो, ये इसके पैरेलल दिख रहा है, ये इसके पैरेलल दिख रहा है, ये इसके पैरेलल दिख रहा है, तो ये इसके पैरेलल भी तो दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा। इसी बात को वो फॉलो कर रहा है। मैं एक एग्जांपल दिया था, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के कंसेप्ट में, मतलब इस सेट में एक एग्जांपल है, रिलेशन आर इज डिवाइड्स, या डिवाइड्स लिख सकते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विभाजित करता है। डिवाइड्स ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, डिवाइड्स विभाजित करता है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो आप मन में सोच के देखो कि अगर एक संख्या दूसरी को डिवाइड कर रही है और दूसरी तीसरी को डिवाइड कर रही है, तो क्या ये एक्स जेड को डिवाइड नहीं करेगा, जरूर करेगा। आप खुद सोचो, तीन तीन डिवाइड करता है 9 को, है ना, 9 डिवाइड करता है किसको, 81 को, तो क्या 3 81 को डिवाइड नहीं करेगा, जरूर करेगा। तो ये रिलेशन भी यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव है। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, वो ब्रदर ऑफ, ब्रदर वाला जो लेते हैं वो जबरदस्त एग्जांपल है। फैमिली मेंबर्स का सेट है मान लो ए, और रिलेशन आर जो है वो ब्रदर ऑफ करके डिफाइन किया गया है। तो क्या ये रिलेशन इस फैमिली में
ट्रांजिटिव है? तो जवाब है हाँ। अगर x y का भाई है और y z का भाई है तो x z का भाई होगा। ये गारंटी हर हाल में सही है ये। आप अपने मन में कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके। जैसे मान लो 3 नाम में लेता हूँ, मान लो सोहन, मोहन और मान लो राधा। ठीक है, सोहन मोहन राधा एग्जाम्पल के लिए। तो देखो, सोहन मोहन का भाई है मान लो, मोहन राधा का भाई है मान लो, तो सोहन भी राधा का भाई होगा। ये बात एकदम सत्य है। तो ये रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब हम इस टाइप के एग्जांपल्स में देखते हैं कि अगर सेट दिया हो नंबर्स के फॉर्म में और रिलेशन डिफाइन किया हो तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिलेशन आर दिया है, सेट यही समझ लो, आप सेट यही समझ लो, 1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 और 3 2। अब इस रिलेशन को देख के बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलिए देखते हैं अपन। ये आपका होमवर्क है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, मैंने कैसे देखना है आपको बता दिया है। बस ट्रांजिटिव देखो, रिफ्लेक्सिव की क्या शर्त है मैंने बता दी है। ए में जो भी एलिमेंट हैं उनमें से हर एक का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर दिखना चाहिए, वो बात है कि नहीं देख लो। सिमेट्रिक में आपको बताया, सिमेट्रिक में क्या बताया मैं कंसेप्ट, कि आर में जो ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं उसके उल्टे उल्टे भी वहां होने चाहिए। ट्रांजिटिव में मैंने क्या दिखाया कि ये वाली बात लागू होनी चाहिए। चलो ट्रांजिटिव का मैं देख लेता हूँ। चलो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, दिख रहा है। 1 3 है, 3 3 है, देखो 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 दिख रहा है क्या? दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, 3 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 1 है, तो 3 1 भी दिखना चाहिए। 3 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखो ट्रांजिटिव होने का यहाँ पे एक खंडन मिल गया हमको, ट्रांजिटिव नहीं बन पाया ये। देखो ना आप, 3 रिलेट कर रहा है 2 से, 3 2 दिख रहा है आपको। फिर 2 रिलेट कर रहा है 1 से, ये वाला जोड़ के देखो आप, ये वाला 3 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 1 से, तो क्या होना चाहिए? 3 रिलेट करना चाहिए 1 से। 3 रिलेट करना चाहिए 1 से, 3 1 से संबंधित होना चाहिए। यानी कि 3 2 का अगर पेयर दिख रहा है, 3 2 का पेयर दिख रहा है, 2 1 का पेयर दिख रहा है, तो 3 1 का पेयर भी यहाँ दिखना था। ट्रांजिटिव होता तब। तो 3 1 का पेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। ये 3 3 है ना, ट्रांजिटिव नहीं बन पाया बेचारा। तो इस तरीके से आप रिलेशंस को देखेंगे। कहीं डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे। और ऐसा रिलेशन आर जिसमें तीनों खासियत अगर हो, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है। सो एक और रिलेशन होता है एंटीसिमेट्रिक, उसको भी समझा देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। इसमें है सर कि मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें रिलेशन आर डिफाइंड है। आर एंटीसिमेट्रिक कब कहलाएगा? यदि एक्स रिलेट करता है वाई से और वाई रिलेट करता है एक्स से, तो निश्चित तौर पे दोनों बराबर होंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का है, हट के है। ठीक है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एक्स एंड वाई इक्वल। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ डिवाइड्स वाला। ठीक है, आर किसको डिफाइन कर रहा है? इज डिवाइड्स। तो एक्स अगर वाई को डिवाइड कर रहा है मान लो, और वाई भी एक्स को डिवाइड कर रहा है मान लो,
तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेट्स के कलेक्शन में देखो, मान लो ये एस है, बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन है। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये सिर्फ तब हो सकता है बराबर जब दोनों, मतलब ये सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों बराबर हो। तो ये सबसेट होने वाला जो रिलेशन है ना, वो भी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। डिवाइड्स वाला रिलेशन वो भी एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये रिलेशन के 4 प्रकार थे, लेकिन मैंने आपको बताया कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस कब कहलाएगा, जब वो 3 प्रॉपर्टीज रखता हो। शुरू के जो 3 रिलेशन, यानी आर अगर रिफ्लेक्सिव हो, आर सिमेट्रिक हो और आर ट्रांजिटिव हो, तो आर को आप उस सेट में क्या कहोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहोगे। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक उससे बाहर है थोड़ा सा। तो ये था रिलेशंस के टाइप्स, इसके सारे एग्जांपल्स आप करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। कल हम कुछ और बातों पे आगे बढ़ेंगे, मैपिंग और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। कल थोड़ा और फास्ट पढ़ेंगे, आज मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताया। ये मैं सोचा ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन बताते बताते बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आपको दे डाले। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप इसको अच्छे से और एक बार रिवाइज कीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। और कल मैपिंग और फंक्शन देखेंगे और उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये हमको आगे बढ़ाना है, ताकि हम धीरे से फिर बीएससी फाइनल के टॉपिक्स में पहुंचने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये टॉपिक्स, वैसे ये जो टॉपिक्स हैं वो सबके लिए ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी क्लास के हों, ये बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।